हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 3 फरवरी 2023 को सी टेट के एग्ज़ाम में आई हुई ईवीएस से क्वेश्चंस को। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस 25 नवंबर 2022 को 16:50 घंटे पर नई दिल्ली स्टेशन से चलती है और 26 नवंबर 2022 को 12:05 पर या घंटे पर हावड़ा पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी की औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नई दिल्ली और हावड़ा के बीच की दूरी क्या होगी। तो अभी तक क्या पूछते थे, अभी तक हम लोगों ने जितने भी प्रीवियस के क्वेश्चंस किए हैं इस टाइप के, उसमें पूछते थे ये लोग चाल कि चाल कितनी होगी, पर इसमें क्या पूछा है, बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए फार्मूला आपका वही है, दूरी देख कर के ये मत सोचिएगा कि अब दूरी कैसे निकलेगी। फार्मूला आपका क्या था, मैंने बताया था, चाल बराबर दूरी बटे समय। बस थोड़ा सा इसमें अंतर ये कर दिया कि इसमें अब आपको दूरी बतानी है। चाल आपकी कितनी दी है, चाल दी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे लिख लीजिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी आपको नहीं पता तो दूरी आप कितनी कर लेंगे, दूरी आप मान लेंगे x हो गई, और समय आपका आप 16:50 यानी कि शाम को 4:50 से और अगले दिन दोपहर को 12:05 तक जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये आपका निकल के आएगा टोटल 19 घंटे और 15 मिनट। 19 घंटे 15 मिनट आपका ये टोटल इतना टाइम होगा। अब इस 19 घंटे और 15 मिनट को आप किस तरीके से लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे 77/4, क्योंकि एक घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो अगर अब हम इस 15 मिनट को घंटे में परिवर्तित करेंगे तो ये टोटल 19 घंटे और 15 मिनट कितना आएगा आपका 77/4। अब इस x को आप इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, x बराबर 77/4 इंटू 80। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 1540 किलोमीटर, यानी कि 1540 किलोमीटर। तो इस तरीके से आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चीज़ बिल्कुल वैसी है, फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही है, जो चीज़ जैसे पूछी गई है उसको वहाँ पे रख दीजिए। यहाँ पे चाल बताई गई तो चाल को चाल की जगह रख दीजिए, दूरी नहीं पता दूरी को x मान लीजिए, और समय को आप कैलकुलेट करेंगे तो समय आपका इस तरीके से निकल के आएगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा, x को बाहर करके और इनके आपस में गुणा करेंगे तो ये आपका आपका होगा 1540 किलोमीटर, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कल्पना कीजिए कि आप एक उद्यान या फिर पार्क में हैं और भूकंप आ गया, आप सुरक्षा की कौन सी युक्ति अपनाएंगे। इससे पहले एक क्वेश्चन यही इसी तरीके से था, तो मैंने आपको बताया था, वहाँ पर 2 ऑप्शन दिए थे। एक तो ये था क्वेश्चन इस तरीके से था कि अगर आप विद्यालय में हैं और भूकंप आ जाए तब आप क्या करेंगे। तो उसमें एक ऑप्शन ये भी दिया था कि आप सबसे पहले विद्यालय की बिल्डिंग से बाहर खुले मैदान में जाएंगे, और एक ऑप्शन ये था कि आप तुरंत अपनी मेज या फिर डेस्क जो भी पड़ी है क्लासरूम में उसके नीचे अपना सिर को कर लेंगे या उसके नीचे बैठ जाएंगे। तो उसमें से जो सेकेंड वाला ऑप्शन था उसको हम लोगों ने प्रायोरिटी दी थी, क्योंकि वो ऑप्शन आपका सबसे सही था। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है उद्यान या पार्क की, वहाँ पर आपको डेस्क या फिर टेबल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपका सबसे सही कौन सा होगा, इसमें सबसे सही ये होगा कि इमारतों से दूर दूर खुले में रहिए। तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कला के कौन से रूप में प्राकृतिक रंगों जैसे कि नील, हल्दी से मिश्रित और पुष्पों के वर्णों एवं पेड़ों की छाल से मिश्रित चावल के रंगीन पेस्ट से चित्रकला जो है वो करना या पेंटिंग बनाना नहीं थे। तो ये है आपका मधुबनी। ये किसकी विशेषता है, बिहार के मधुबनी की। काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। वर्ली मैंने आपको बताया था, वर्ली कहाँ की जो आपकी चित्रकारी वो कहाँ की, महाराष्ट्र की है वर्ली, ये महाराष्ट्र की चित्रकारी है। कलमकारी की बात करें तो ये आपकी आंध्र प्रदेश की है, और फुलकारी मैंने आपको बताया था ये आपकी पंजाब की है। तो इस तरीके से बाकी ऑप्शन भी मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे भोज्य पदार्थों से के एक समुच्चय का चयन कीजिए जिन्हें पौधे के समान भाग से प्राप्त किया जाता है। तो ये जो समुच्चय है वो है आपका हरी मटर, जीरा, चना और गेहूँ।
ये सारे क्या हैं, बीज हैं। तो ऑप्शन इसका सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे घटनाओं का क्रम दिया हुआ है जिसमें नदी के जल में अत्यधिक प्रदूषण हो गया है, सही क्रम ज्ञात करना है आपको। तो इसका सही क्रम क्या होगा, सबसे पहला होगा कि जल में हानिकारक रसायन अधिकता में छोड़े गए हैं। फिर होगा नदी के जल की गंध, अम्लता और रंग प्रभावित होते हैं। उसके बाद आपका आएगा जल में जलीय जीवन जीवित नहीं रह सकता। फिर आएगा सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए नदी मृत हो गई। यानी कि पहले आपका आएगा डी, फिर ए, उसके बी और फिर आपका आएगा सी। इस तरीके से आपका थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पौधों का प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है। तो ये जो प्रवर्धन होता है वो होता है आपका चावल, गेहूं और ओट्स। इन सब का प्रवर्धन जो है वो बीजों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा भोजन उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन है जहां से पीवी सिंधु संबंध रखती हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पीवी सिंधु जो है वो कहाँ से संबंध रखती हैं। तो वो रखती हैं हैदराबाद से संबंध, यानी कि वो कहाँ की है, हैदराबाद की है। तो इस तरीके से अगर आपको पता होगा कि कौन सा खिलाड़ी कहाँ से संबंधित है तो आपको उसके बारे में बताने में आसानी रहेगी। जब तक आप ये पता नहीं कर पाएंगे कि वो किस जगह से बिलोंग करते हैं, तब तक आप ये कैसे जानेंगे कि वहाँ का पसंदीदा भोजन कौन सा है। तो अब क्वेश्चन को इस तरीके से ट्रिकी बनाया जा रहा है कि रिसेंटली भी मैंने नोटिस किया है कि जो भी आपको जनवरी और फरवरी में एग्जाम हुए उस तरीके से में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं कि पहेली के रूप में, या फिर आपको किसी भी खिलाड़ी के बारे में दे दिया गया और ये पूछा गया कि वो जिस राज्य से संबंधित है वहाँ का प्रिय भोजन क्या है। पहले डायरेक्ट पूछा जाता था कि इस राज्य में कौन सा भोज्य पदार्थ प्रिय है या सबसे अच्छा व्यंजन कौन सा है। अब थोड़ा सा ट्रिकी बनाया जा रहा है कि जिससे आपको दो चीज़ें पता हो कि अच्छा ये खिलाड़ी इस राज्य से या फिर इस क्षेत्र से संबंधित है और वहाँ का भोजन ये है। तो बात यहाँ पे हो रही पीवी सिंधु की। पीवी सिंधु कहाँ की है, हैदराबाद। हैदराबाद में पसंदीदा क्या है, तो वहाँ पे इडली, चटनी, सांभर और चावल जो है वो प्रिय भोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले किसका पूछा गया था, मैंने बताया था आपको, इससे पहले नीरज चोपड़ा के बारे में पूछा गया था कि वो जहाँ से संबंधित है वहाँ का प्रिय भोजन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए की दो बहनें हैं बी और सी। ए का डी पति है, बी और सी की पुत्रियों का डी से क्या संबंध है। तो देखिए ए जो है इसकी दो बहनें, ए भी एक गर्ल है। मान लीजिए तीन बहनें हैं, ए बी और सी। इस तरीके से ध्यान दीजिए, तीन बहनें हैं ए बी सी। अब ए का जो पति है वो डी है, यानी कि ए का जो हस्बैंड है वो कौन हो गया, डी हो गया। अब ये लिखा है कि बी और सी की जो पुत्रियां होंगी, मान लीजिए बी सी की पुत्रियां क्या है, ई और एफ जो हैं वो बी और सी की पुत्रियां हैं। तो इन दोनों का डी से क्या संबंध होगा, यानी कि ये जो दोनों हैं ई और एफ, तो ये कौन है, ये इनकी मम्मी जो है, इनकी बहन कौन हुई, इनकी बहन हुई ए। तो इस तरीके से ई और एफ की ए कौन लगी, मौसी। और मौसी के हस्बैंड कौन होते हैं, मौसा जी होते हैं। लेकिन एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, हमारे हिंदी में या फिर हिंदू रीति रिवाज में जो संबंध हैं या फिर जो रिश्ते हैं वो ज़्यादा होते हैं। लेकिन इंग्लिश में अगर बात करें तो इंग्लिश में सारे जो मेल में कहा जाएगा तो वो सारे अंकल ही हैं, चाहे वो पापा का भैया हो, चाहे वो आपकी मम्मी का भाई हो, चाहे वो आपके मौसा जी हों, कोई भी जो आपके मेल में होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, अंकल कहलाते हैं। तो इस तरीके से इसमें क्या लिखा कि डी उनके कौन होंगे, अंकल होंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं है मौसा जी का, तो आप क्या करेंगे, अंकल पे टिक करेंगे। अगर यहाँ पे ये होता कि डी जो है वो उनके कौन, मौसा होंगे, तो आप इसको टिक करते सही। लेकिन यहाँ पे मौसा का जिक्र नहीं है, तो डी उनके कौन हुए, अंकल हुए। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसकी वायु द्वारा फैलने की संभावना है। तो वायु के द्वारा जो फैलता है वो क्या होता है, आग या फिर मदार। इसका जो पुष्प होता है इसमें एक तरीके से जैसे रुई की तरह से छोटे छोटे से रेसे होते हैं, एकदम कॉटन लगता है वो। और जब इसमें मदार में क्या होता है, इस तरीके से शेप होता है, एक बीज मान लीजिए। और जब अत्यधिक क्या होता है, जब लू चलती है या बहुत ज़्यादा हवा चलती है तो ये क्या होता है, ये सूख के ये चटक जाता है या फिर फट जाता है। और इस बीज के अंदर से क्या निकलते हैं, इस बीज के अंदर से कॉटन जैसे इस तरीके से रेसे निकलते हैं और उसमें महीन महीन से बीज रहते हैं। और जब हवा के साथ ये कॉटन एक जगह से उड़ के दूसरी जगह पर जाती है तो वहाँ पर एक नए पेड़ का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से वायु द्वारा फैलने की संभावना सबसे ज़्यादा किस में होती है, आग या फिर मदार में होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप दुकान से गेहूं लेते हो और आपकी माँ उसकी रोटियां बनाती हैं। गेहूं से रोटी बनने की प्रक्रिया के सही क्रम का चुनाव करिए। तो ये सही क्रम कौन सा होगा? ये सही क्रम होगा, पहले क्या होगा, गेहूं का आटा बनाया जाएगा, ठीक है, फिर एक पात में उस आटे को लिया जाएगा, आटे को गूंथा जाएगा, गूंथे आटे से पेड़े यानी कि लोइयाँ बनाई जाएंगी और रोटियां सेकी जाएंगी। तो यही सही क्रम होता है। आप लोगों ने अपनी मम्मी को अपने घर में बनाते हुए देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि मतलब उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का प्रयोग जो है वो क्यों करना चाहिए, ये आपको बताना है। इसका रीजन ये है कि खाद जैव निम्नकरणीय है, इसके साथ खाद से एक प्रबल रासायनिक अपक्रिया नहीं होती और खाद से मृदा में सूक्ष्म रंध्र जो है वो बनते हैं। तो ऑप्शन इसका ए, बी और सी तीनों ही सही हैं, यानी कि सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप गंगा नदी के किनारे बसे स्थानों का भ्रमण करना चाहते हैं, आप किन स्थानों का समुच्चय का चयन करेंगे? तो कोलकाता जो है वो आपका हुगली नदी के तट पर है, ये ध्यान रखिएगा। और हुगली किसकी सहायक है? हुगली आपकी गंगा की ही सहायक नदी है। और बाकी आप कानपुर और बनारस जानते हैं, दोनों ही गंगा के किनारे बसे हुए शहर हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन आपका एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? तो सही आपका जो युग्म है वो है धनिया। इसकी जड़ कैसी होती? इसकी जड़ होती है मूसला जड़ें। अब मूसला जड़ें उन्हीं की होती हैं जो कि द्विबीजपत्री पौधे होते हैं। अब धनिया का बीज आपने देखा होगा, इसको अगर आप तोड़ेंगे तो ये दो बराबर पार्ट में ऐसे विभक्त हो जाएगा। तो जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनकी जड़ें मूसला होती है, मैंने कई बार बताया है। गेहूं की आपकी जड़ कैसी है? अपस्थानिक है। गाजर की जड़ कैसी है आपकी? तो गाजर भी आपकी मूसला जड़ के अंतर्गत आता है। और बांस जो है वो आपका अपस्थानिक जड़ के अंतर्गत आता है। राइट आंसर इसका कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है धनिया, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जीव सांप, सर्प, कछुआ और गिरगिट का निकटतम संबंधी है? तो वो है आपका कौन सा? छिपकली, क्योंकि छिपकली भी सांप, सर्प मतलब सांप, कछुआ और गिरगिट की तरह कैसे है? रेंग कर चलती है। तो इसीलिए ऑप्शन इसका सेकेंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से पेंगुइन का क्या एक अभिलाक्षणिक गुण नहीं है? तो इसका एक अभिलाक्षणिक गुण क्या नहीं है कि वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं। ये खासियत किसकी है? ये खासियत होती है गिरगिट की। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि तुम तो गिरगिट से भी तेज निकले, यानी कि गिरगिट तो रंग बदलता ही है लेकिन तुम तो उससे भी तेज निकले। तो ऑप्शन इसका थर्ड सही है। ये विशेषता पेंगुइन की नहीं है, किसकी है? गिरगिट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए कि बोलती इमारतें गोलकोंडा किले के विषय में एक वृत्तांत है। यह पाठ विद्यार्थियों को स्मारकों के विस्तृत वर्णन के अलावा किससे परिचित कराता है, ये आपको बताना है। तो ये विद्यार्थियों को परिचित कराता है तकनीकी अभिकल्पना, जल के उपयोग, पूर्व समय की व्यवस्थाओं और युद्ध एवं शांति के दौरान किलों का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, इसके साथ स्थानों की पहचान हेतु किसी मानचित्र को पढ़ने में। तो ऑप्शन इसका ए, सी और डी तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईवीएस का एक पार्ट खत्म हो जाए, विषय यात्रा प्रस्तुत करता है, किंतु यह विषय यातायात तक ही सीमित नहीं है, लेकिन इसका एक विस्तृत और अधिक रुचिकर परिप्रेक्ष्य है। निम्नलिखित में कौन इस परिप्रेक्ष्य का उदाहरण है? तो इस परिप्रेक्ष्य का जो उदाहरण है वो है विद्यार्थियों को हमारे देश के विभिन्न शहरों में और विभिन्न वर्षों में पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों की दर ज्ञात करनी है। तो ऑप्शन इसका थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लूम की रूपांतरित वर्गीय के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उच्चतम वर्ग है। तो इसका जो उच्चतम वर्ग है वो है सृजन, ऑप्शन इसका थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ईवीएस शिक्षक एक विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों के व्यापक समूह का उपयोग करता है। तो ये किसका उपयोग करता है? ये करता है रूबिक द्वारा। अब मैंने आपको बताया था रूबिक क्या होता है, ये आपकी ग्रेड प्रणाली की जो ग्रेड सिस्टम स्टार्ट हुआ है उसी को रूबिक कहते हैं, ऑप्शन इसका थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर का,
आयशा एक कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के घरों में उनमें प्रयोग की गई सामग्री के प्रकार के आधार पर अंतर स्पष्ट करने को कहती है। इस क्रियाकलाप में कौन से कौशलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है? तो इसमें जो कौशल प्रोत्साहित किए जा रहे हैं वो हैं अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन, वर्गीकरण, निष्कर्षण निकालना, व संप्रेषण करना। तो ऑप्शन इसका 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस के शिक्षण अधिगम का वह उपागम जो संप्रति और प्रक्रिया उपागम दोनों का प्रयोग करता है वह है। तो जो दोनों का ही प्रयोग करता है वह है समाकलित उपागम, यानी कि ऑप्शन इसका 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमा अपने विद्यार्थियों को बीजों के अंकुरण पाठ के शिक्षण की योजना बनाती है। वह विभिन्न बीजों को छूकर अपने बच्चों को उन्हें महसूस कराती है, तब वह बीजों को पहचानने एवं उनका नाम बताने को कहती है। वह शिक्षण की किस विधि का उपयोग कर रही है? तो वह शिक्षण की जो विधि है उसका उपयोग कर रही है, उसका नाम है प्रदर्शन विधि। तो ऑप्शन इसका 3 सही है, प्रदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीना एक ईवीएस शिक्षिका विद्यार्थियों के आकलन में रिपोर्ट करने के लिए जांच सूची के प्रयोग के लाभ बता रही है। निम्नलिखित में से टीना का कथन कौन सा है? तो जो टीना का कथन है वो है उच्च कक्षाओं में भेजने के लिए जांच सूचनाओं की व्याख्या करना आसान है। तो ऑप्शन इसका 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यात्रा पर विषय पढ़ाते समय निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण संवादात्मक शिक्षण का है? तो वो है आपका शिक्षिका तथा विद्यार्थी मिलकर सुनते हैं तथा यात्रा संबंधी अपने अनुभवों के संदर्भ में प्रतिक्रिया देते हैं। तो ऑप्शन इसका 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिली एक 6 वर्षीय बालिका अपनी चीज़ें जैसे कि क्लेडो, किताबें, वर्कशीट, रंग इत्यादि किसी के साथ साझा नहीं करती है। उसके अध्यापका को मिली को शामिल करके किसी भी संयोजक क्रियाकलाप का आयोजन करने में समस्या का सामना करना पड़ता है। मिली की अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगी? तो उसके अध्यापक के रूप में आप ये करेंगी कि मिली के व्यवहार के सामाजिकरण को बढ़ाने के लिए विभिन्न समूह कार्य का संचालन करेंगी। तो ऑप्शन इसका 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का कौन सा शिक्षण सामाजिक रचनावादी उपागम का अनुगमन करता है? तो ये करता है कहानी, कविता तथा असल जीवन के वर्णनों को पाठ्य पुस्तकों में शामिल करना, जिससे विविध कक्षाओं के अनुसार हो सके, और इसके साथ ही संदर्भ की समझ को बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषा एवं शब्दावली का प्रयोग किया जाए। तो ऑप्शन इसका ए और सी दोनों ही सही है। ऑप्शन इसका 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ईवीएस के शिक्षण के लिए उपयुक्त उपागम जो है वो नहीं है? तो ये आपका नहीं है, वो है संवादात्मक शिक्षण, यानी कि ऑप्शन इसका ई सही है। ये ईवीएस शिक्षण के लिए उपयुक्त उपागम नहीं है। बाकी आपकी भूमिका निभाना, सर्वेक्षण, क्षेत्र विवरण सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है ईवीएस के लिए, और व्याख्यानों द्वारा शिक्षण, ये सारे ही लाभकारी हैं, लेकिन आपका संवादात्मक शिक्षण उतना उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शीना दृष्टिबाधित है तथा ईवीएस की कक्षाओं में बहुत रुचि लेती है। आप पहाड़ी क्षेत्रों में विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जा रही हैं तथा शीना इस भ्रमण पर जाना चाहती हैं, तो आप क्या करेंगी? तो ऐसे में आप उसकी सबसे अच्छी मित्र को जिम्मेदारी सौंपें कि वह यात्रा के दौरान उसकी सुरक्षा का ध्यान रखें, और इसके साथ 4-6 विद्यार्थियों के समूह बनाएं तथा प्रत्येक समूह को यात्रा से संबंधित निर्धारित जिम्मेदारियां सौंपें। तो ये दोनों ही ऑप्शन, जितने भी ऑप्शन हैं उनमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ऑप्शन आपका सी और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी ईवीएस में भावात्मक पक्ष से संबंधित आकलन का संकेतक है? तो ये संकेतक है साथ मिलकर काम करना सीखना। तो ऑप्शन इसका 3 सही है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि ईवीएस की कक्षा में जब कोई बच्चा कई अन्वेषी प्रश्न पूछता है तब वह अपने कौन से कौशल को बेहतर नहीं कर रहा है? तो जब वो कई अन्वेषी प्रश्न जो है वो पूछ रहा है, इससे उसका प्रदर्शन कौशल जो है उसका बेहतर जो प्रयोग है उसका प्रयोग बेहतर नहीं हो रहा। तो ऑप्शन इसका 2 सही है, जबकि बाकी सारे कौशल जो है वो उसके बेहतर हो रहे हैं। तो ऑप्शन इसका 2 सही है, प्रदर्शन कौशल। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम लोगों ने 3 फरवरी
2023 को सी टेट के एग्जाम में आए हुए ईवीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए। इसके साथ साथ जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।